Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of January 2021. तो आज है तारीख 4 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे ही आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वो जाकर एक चैनल के ऊपर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस पर क्लिक करके आप उस चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस में इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाती है। वहां से आप डेली डाउनलोड करके अपने नोट्स वगैरह जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। ओके नाउ गाइज, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप डेली बेसिस पे वीडियो की नोटिफिकेशन ले पाओ। क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। ओके, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबा लें। नाउ आगे बढ़ते हैं, आते हैं आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। नाउ इस आर्टिकल में एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करी जा रही है। इनका देहांत हो गया है तो उसी के बारे में बात करी गई है। और आप लोगों को मालूम होगा जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि किनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है ना। तो इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। पॉलिटी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे जो पर्सनैलिटी जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है बूटा सिंह। नाउ ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। ये हमारे पहले के यूनियन मिनिस्टर हैं बूटा सिंह जी, और इनकी डेथ हो गई है, इनका देहांत हो गया है। इनकी एज थी 86 की उम्र में इनकी डेथ हुई है। नाउ 2021 में जो हम पहली पर्सनालिटी कवर कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी जिनकी डेथ हुई है वो यही पर्सनालिटी है। नाउ बूटा सिंह जी का जन्म हुआ था 1934 में और इनकी डेथ हुई है 2021 में, 2021 में। अभी साल का तीसरा दिन है, ठीक है। नाउ ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और साथ ही साथ एक सीनियर लीडर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये लोकसभा में 8 बार इलेक्ट भी करे गए थे। और साथ ही साथ इन्होंने यूनियन मिनिस्टर की तरह सर्व करा 1986 में अंडर दी राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंडर में ये यूनियन मिनिस्टर थे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सिविल सप्लाईज, हाउसिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्पोर्ट्स के अंडर में ये यूनियन मिनिस्टर की तरह काम कर चुके हैं। ओके, नाउ राजीव गांधी गवर्नमेंट में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इन्वॉल्व थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी, ठीक है। क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर एक ऑपरेशन चलता था ब्लू स्टार, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। और मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने गोल्डन टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर भी नज़र मारी थी। नाउ अगर हम बात करें, इन्होंने सर्व करा एज अ गवर्नर ऑफ बिहार एंड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NCSC। तो यहाँ पर ये गवर्नर ऑफ बिहार भी बन चुके हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन भी बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है, आपसे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे और आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अच्छा आर्टिकल है और इसी के बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी बनाया है। नाउ यहाँ पर एम्स राजकोट के बारे में बात हो रही है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने एम्स राजकोट के लिए नींव रख दी है, इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। नाउ जल्द से जल्द यहाँ पे ये एम्स बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को देखने को मिलेंगी। वो क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस आर्टिकल को हम लोगों ने PIB से लिया है, यानी पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी। और ये जो PIB है ये एक सरकार की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ आती हैं, सारी रियलिटी आती है। तो यहाँ से भी हम लोग आर्टिकल्स को लेते रहते हैं। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा है। क्यों? क्योंकि ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। नाउ अगर हम बात करें एम्स राजकोट, जैसे ये बन के तैयार हो जाता है हमारा एम्स, तो इससे क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप होगा। यानी जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हॉस्पिटल तैयार होगा तो यहाँ पर हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप होगा, मेडिकल एजुकेशन थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती आएंगी गुजरात के अंदर, क्योंकि राजकोट में बन रहा है यानी गुजरात के अंदर ये एम्स जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसमें कितने रुपए का खर्चा आने वाला है, इसमें आएगा 1195 करोड़, यानी 1195 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इस राजकोट को हम लोग तैयार कर लेंगे इन द मिड ऑफ
2022, यानी अगले साल अक्टूबर के टाइम तक हम इसको तैयार कर पाएंगे। और इसमें 750 बेड होने वाले हैं और साथ ही साथ 30 आयुष के बेड होने वाले हैं, आयुष ब्लॉक होने वाले हैं। उसके बाद 125 MBBS सीट्स होंगी और 60 नर्सिंग सीट्स भी होंगी इसके अंदर। और पिछले 6 सालों में हम लोगों ने 10 न्यू एम्स के ऊपर काम किया है और इनको इनॉग्रेट किया, इनका उद्घाटन किया है। तो काफ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एजुकेशन की तरफ। आप यहाँ पर इस आर्टिकल को एज अ अपने एस्से में इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी जगह पर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। और इस आर्टिकल में बताया गया इथानॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे फार्मर्स के लिए एक बेनिफिट आ चुका है, जो किसान लोग हैं उन्हें यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब वो इथानॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं और इथानॉल सरकार इस्तेमाल करेगी पेट्रोल में मिलाने के लिए। तो फिर इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है सरकार को, वो सॉरी फार्मर्स को, किसान को। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने अगेन PIB से लिया है। ये भी एक सरकारी वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमने पहले पढ़ा था वही वाली वेबसाइट है ये। और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पे क्या बात करी गई, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक स्कीम, एक मॉडिफाई स्कीम को अप्रूव करा, जिसमें यह बताया गया जो इथानॉल का डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन क्या होता है, एक प्रोसेस जिससे हम लोग क्या कर सकें, प्योरीफाई कर सकते हैं, जो भी लिक्विड है उसे प्योरीफाई कर सकें ठंडा गर्म करके, ठीक है। तो इथानॉल को हम लोग क्या करेंगे, इथानॉल डिस्टिलेशन के ऊपर काम करेंगे, इथानॉल डिस्टिलेशन को बढ़ाया जाएगा कंट्री के अंदर। तो इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। नाउ आगे बढ़ेंगे। देखो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे हो गया ये फ़ायदा कि जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी इनकम में बढ़ावा देखने को मिलेगा। उनकी इनकम हम लोगों को बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि जो वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, शोरगुम, शुगर केन, शुगर बीट, इन सब से इथानॉल प्रोड्यूस होता है, इन सब से इथानॉल बनाया जा सकता है। तो हमारे फार्मर्स अब इन सब चीज़ों से इथानॉल बनाकर और बेच सकते हैं, ठीक है। उन्हें और ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है। नाउ फॉर बेनिफिटिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने एंकरेज करा है, जो ये डिस्टिलरीज़ हैं ये प्रोड्यूस करेंगे इथानॉल। इथानॉल प्रोड्यूस करेंगे मेज़ से, चावल से, और यहाँ पे जो भी हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अवेलेबल होने वाला है उन सब चीज़ों से हम लोग इथानॉल प्रोड्यूस करेंगे और फार्मर्स ये सब प्रोड्यूस कर कर बेचेंगे, जिससे उनको इनकम जनरेट होगी। ना अगर हम बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, तो इंडिया जो है बहुत ही अच्छे रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2022 तक इंडिया 10% ब्लेंड करने वाला है इथानॉल को, यानी पेट्रोल के साथ, फ्यूल के साथ हम लोग इथानॉल को मिक्स करेंगे। तो ब्लेंडिंग टारगेट देखने को मिल रहा है, हम 10% तक इथानॉल ब्लेंड करेंगे फ्यूल के साथ 2022 तक। और इस टारगेट को हमने बढ़ा भी रखा है, 2022 तक 10% तक हम लोग ब्लेंड करेंगे और 15% 2026 तक ब्लेंड करेंगे और 20% 2030 तक ब्लेंड करेंगे। लेकिन हमने एक प्री टारगेट भी सेट कर रखा है कि अगर हम अच्छे से सफल रहे और आगे बढ़ते रहे अच्छी तरीके से, तो 20% हम 2025 तक ही अचीव कर लेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे फार्मर्स को भी बहुत बढ़िया जनरेट होगी इनकम और हम लोगों को भी बहुत कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। ना अब ये आर्टिकल, इसके अंदर ऑयल सेक्टर को लेकर बात हो रही है। बेसिकली ऑयल सेक्टर को नहीं, जो ये LPG होते हैं ना, हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये LPG जो सिलेंडर होते हैं इनके आप कह सकते हो बुकिंग के लिए एक नया नंबर आ चुका है, तो उसके बारे में बात करी जा रही है। ना इस आर्टिकल को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कौन से मिनिस्टर? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च कर दी है एक मिस कॉल फैसिलिटी। भाई आपको मिस कॉल मारनी है, आपकी गैस बुक हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी LPG कंज्यूमर्स हैं भुवनेश्वर के अंदर, अभी सिर्फ और सिर्फ ये स्कीम भुवनेश्वर के अंदर है और देखेंगे कितनी दिनों में बढ़ने वाली है। तो भुवनेश्वर के अंदर यहाँ पे एक स्कीम आ चुकी है, आपको नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पे आप मिस कॉल मारोगे तो फिर क्या होगा, आपके पास सिलेंडर आ जाएगा, ज़्यादा ताम झाम करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। नाउ इंडियन ऑयल LPG जो कस्टमर्स हैं, अब वो उन्हें क्या करना है, सिंपल सा एक मिस कॉल मारना है इस नंबर पर 8454955555। तो इस नंबर पर मिस कॉल मारोगे, जिससे कि यहाँ पे आपकी जो गैस की बुकिंग है वो हो जाएगी। और अभी क्या हो रहा है कि देखो भुवनेश्वर सिटी में हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं पूरे उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा के बाद पूरी तरह से हम लोग फैलाने वाले हैं पूरी कंट्री के अंदर, पूरे भारत के अंदर। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम लोगों ने लाइव मेड न्यूज़पेपर से लिया है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
नाउ इस आर्टिकल के अंदर बात करी जा रही है हमारे एक पर्सनालिटी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनका देहांत हो गया। तो इनका नाम है कॉलोनल नरेंद्र बुल कुमार बोला जाता है इनको। तो इनका भी देहांत हो गया है, जिस वजह से ये पर्सनालिटी न्यूज़ में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इनके ऊपर दुख दिखाया इनकी डेथ के ऊपर। ठीक है, तो देखो जो हमारे कॉलोनल नरेंद्र बुल कुमार जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1933 में और डेथ हो गई है 2020 में। ये एक इंडियन सोल्जर माउंटेनियर थे और ये जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा माउंटेन घूमा है। ठीक है, माउंटेन पर इनका बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो अपने आर्मी में रहते हुए सर्व किया है वो माउंटेनियस रीजन में काफ़ी ज़्यादा सर्व किया है, जैसे कि हिमालयास, काराकोरम्स में। ठीक है, उसके बाद पिर पंजल्स और साल्तोरो माउंटेन्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत को भी लॉन्च किया था 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत में इन्होंने ये डिसाइड किया था सियाचिन ग्लेशियर है उसको कवर करेंगे, है ना। उसके बाद ये डिप्यूटी लीडर थे किसके, डिप्यूटी लीडर थे ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन। माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने वर्क किया था सबसे पहले वो यहाँ पे हमारे यही लीडर थे जिनका नाम है बुल कुमार। ये एक लीडर भी थे, डिप्यूटी लीडर। 1965 की यहाँ पर बात करी जा रही है। नाउ अगर हम बात करें इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, तो सबसे पहले इन्हें मल्टीपल मिलिट्री अवार्ड्स दिए गए, सिविलियन ऑनर अवार्ड्स दिए गए जैसे कि परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, कीर्ति चक्र मेडल दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नाउ यहाँ पे इंडिया आर्मी के जो यहाँ पे सियाचिन बैटालियन है, सियाचिन बैटालियन हेडक्वार्टर है सियाचिन ग्लेशियर में, उसका नाम भी कुमार बोस है। ओके, और इनके नाम पर ही उन्हें रखा गया है और इनकी आप कह सकते हो इनको सम्मान देने के लिए नाम रखा गया है वहाँ पर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे जीएस पेपर नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर चुका हूँ। पूरी वीडियो मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है। तो अभी तक आपने जाकर नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हो। आपको सर्च करना है यूपीएससी कंप्लीट सिलेबस बाय दीपक यादव एजुकेशन, तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी। ओके, उसमें मैंने एक एक टॉपिक कवर किया है। नाउ इस आर्टिकल में बात करी जा रही है डिसेबिलिटी कंपनसेशन टू सीएपीएफ पर्सनल। नाउ जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं उनको एक डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी कोई भी अगर सर्विस में काम कर रहा है, उन किसी कारण उनका वो डिसेबल हो जाता है, किसी कारण उनके हाथ पैर जो है उनमें कमी आ जाती है, अपाहिज से हो जाते हैं, तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, सरकार उन्हें कंपनसेशन देगी। ओके, तो भाई हमारी सेंटर है केंद्र सरकार, उसने डिसाइड किया कि जो डिसेबिलिटी कंपनसेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा जितने भी हमारे सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। अगर वो लोग डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है, किसी कारण उनके चोट वगैरह लग जाती है जब वो ड्यूटी परफॉर्म करते करते, तो उनको ये आप कह सकते हो कंपनसेशन दिया जाएगा, ये अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में देखने को मिलेगा। ये अनाउंस किसने करा, ये जो स्कीम है ये अनाउंस करी गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा। नाउ जो ये मूव है ये पर्टिकुलरली प्रोवाइड करने वाला एक ह्यूज रिलीफ, यानी इससे जो यहाँ पे जो स्कीम ला रहे हैं हम लोग, इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलने वाला है हमारे सीएपीएफ जवान को। सीएपीएफ जवान यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे राहत मिलेगी और साथ ही साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है क्योंकि इन्हें एक डिफ़िकल्ट टाइम पर इन्हें कंपनसेशन दिए जाने वाली है। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एक दूसरा रूल भी, एक रूल क्या है कि देखो किसी पर्सन की यहाँ पे डेथ कह रहा हूँ, किसी पर्सन को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, उस कोई भी मेडिकल कंडीशन उसकी ख़राब हो जाती है, अगर हम बात करें वो 10 साल तक उसे सर्व करना है, 10 साल के अंदर अंदर उसके कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इवन अगर वो यहाँ पर 10 साल पूरे भी नहीं करता है तो भी उसको पेंशन दी जाएगी, कंपनसेशन दिया जाएगा 50% तक यहाँ पे, जो उसकी लास्ट पे चल रही थी, यानी लास्ट में जितनी सैलरी मिल रही थी एकदम लास्ट टाइम पर जिसके बाद चोट लगी है उसे, तो क्या होगा उन्हें 50% तक जितनी सैलरी है उसकी 50% तक यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एक तरीके से जो हमारे जवान हैं उनकी हेल्प करने की बात करी जा रही है बाय गिविंग देम कंपनसेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर नेशनल पुलिस K9 जर्नल के बारे में बात करी गई है। ऐसा जर्नल पब्लिश करा गया है हमारे भारत में पहली बार, जो कि जो पुलिस डॉग्स होते हैं ना, जो पुलिस वाले कुत्ते होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके ऊपर एक जर्नल पब्लिश करा गया है।
नाउ इस आर्टिकल को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर बताया गया, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने रिलीज कर दिया है इनॉग्रल इशू ऑफ द नेशनल पुलिस K9 जर्नल इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे एक जर्नल को पब्लिश कर दिया गया है, किताब टाइप का, जैसे आप लोगों को मालूम हो मैगजीन्स टाइप की होती है, तो एक जर्नल पब्लिश कर दिया गया। और इन डॉग्स के ऊपर, ये पुलिस डॉग्स हैं, तो ये आप कह सकते हो ये कौन से इनका नाम क्या है, इन डॉग्स का नाम है K9, ठीक है, K9 नाम है इनका। तो इनके ऊपर जर्नल पब्लिश करा न्यू दिल्ली के अंदर, उसी के बारे में बताया गया। नाउ डिटेल में देखें तो ये पहली बार हुआ है हमारी कंट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस टाइप का कोई पहला पब्लिकेशन देखने को मिला, और वो भी किस चीज़ के ऊपर, पुलिस सर्विंग K9 डॉग्स के ऊपर देखने को मिला। नाउ ये एक यूनिक इनिशिएटिव है, इससे क्या होगा, हम लोग पुलिस सर्विस डॉग्स को भी एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पे K9 के बारे में देखने को मिलेगा। नाउ ये जो जर्नल है, ये जो आप मैगजीन टाइप का, पैम्पलेट टाइप का जो भी मिलेगा, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, दोनों ही लोग पढ़ सकते हो। और ये जो जर्नल है, ये हर साल रिलीज होने वाला है, अप्रैल और अक्टूबर में हर साल रिलीज होगा। नाउ ये जो पुलिस डॉग स्क्वाड है, ये आप कह सकते हो हमारी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, इनके सरकार के द्वारा कहा गया, तो इनको एक बढ़ावा देना चाहिए। इन जैसे कि हमारे ड्रोन्स काम करते हैं, सैटेलाइट्स काम करती हैं, वैसे ही ये K9 डॉग्स, पुलिस सर्विस डॉग्स भी काम करते हैं, तो इनको भी एक तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए। ओके, तो गाइज यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप इसलिए स्किप कर सकते हो। तो इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक भी मिला हुआ है, तो हाथों हाथ उस लिंक के ऊपर भी क्लिक कर कर जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल के ऊपर आप लोगों को डेली बेसिस पे ये आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाती है, साथ ही साथ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे PDFs, बहुत सारे नोट्स और द हिंदू न्यूज़पेपर सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो जाकर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।